हेलो बच्चों, मैं हूं मोनिका यादव और आज मैं आपसे बात करने वाली हूं 12th क्लास के जीव विज्ञान विषय के दूसरे चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का पहला भाग, जिसमें हम पढ़ेंगे पुष्प के बारे में। ठीक है, पुष्प आवर्तबीजियों का एक आकर्षक अंग। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर में पूरे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुष्प के बारे में। ठीक है, और फिर पढ़ेंगे निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं, कि निषेचन से पूर्व कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं और कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। ठीक है बच्चों, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण के बारे में। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे? और पढ़ेंगे स्त्रीकेसर, गुरु बीजाणुधानी, बीजांड तथा भ्रूणकोश के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे परागण के बारे में। ठीक है, ये क्या है? निषेचन से पूर्व संरचनाएं होती हैं। ठीक है, निषेचन से पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि दोहरा निषेचन क्या होता है या फिर द्विनिषेचन किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि निषेचन पश्चात संरचनाएं एवं घटनाएं, निषेचन के बाद में कौन कौन सी घटनाएं और संरचनाएं होती हैं। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे भ्रूणपोष, भ्रूण और बीज के बारे में। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम पढ़ेंगे असंग जनन क्या होता है और बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं पुष्प। ठीक है, पुष्प है वो आवर्तबीजियों का एक आकर्षक अंग होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, आवर्तबीजी ही पादप होते हैं जो क्या बनाते हैं? पुष्प बनाते हैं। ठीक है, यानी कि आवर्तबीजी पादप ही क्या बनाते हैं? पुष्प बनाते हैं। और ये जो पुष्प होते हैं बच्चों, ये विभिन्न रंगों के हो सकते हैं, विभिन्न आकार के हो सकते हैं, विभिन्न आमाप के हो सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पुष्प है वो क्या होते हैं? आकर्षित करते हैं हमें। वो इस प्रकार के रंगों से बने हुए होते हैं कि वो उनको देख के ही क्या करते हैं? उनको दूर से देखते हैं तो वो हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ठीक है, उसके बाद में बच्चों, जो पुष्प है और मानव है उसका जो संबंध है वो लंबे समय से रहा है। ठीक है, कैसे कैसे? देखो, इसका जो सौंदर्य संदर्भ में, ठीक है, जो पुष्प होते हैं उनका उपयोग किस में? सौंदर्य संदर्भ में, आभूषणात्मक रूप से और सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व है। ठीक है, पुष्पों का, फूलों का कौन कौन सा महत्व है? सौंदर्य संदर्भ में भी, आभूषणात्मक और सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व भी है फूलों का। ठीक है, और पुष्प है वो मानव के द्वारा प्रेम, प्रसन्नता, विषाद, शोक के उपयोग में किया जाता है। ठीक है, कभी हम खुशी के मौके पे किसी के घर जाते हैं, हम गुलदस्ता लेके जाते हैं फूलों का, है ना। कभी कोई बीमार हो जाता है, हम हॉस्पिटल मिलने जाते हैं तो भी हम फूल लेके जाते हैं। ठीक है, तो जो पुष्प है और जो मानव है उसका संबंध है वो बहुत पुराने समय से रहा है। ठीक है बच्चों, फिर हम देखते हैं पुष्प एक प्रकार का क्या होता है? रूपांतरित निश्चित वर्दी वाला प्ररोह होता है। ठीक है, और बच्चों जो पुष्प होता है उसके अंदर 4 चक्र होते हैं। जो पहला चक्र होता है वो कहलाता है बाह्य दलपुंज। ठीक है, और फिर जो दूसरा चक्र होता है वो कहलाता है दलपुंज, और जो तीसरा चक्र होता है वो कहलाता है पुमंग, और जो चौथा चक्र होता है वो कहलाता है जायांग। ठीक है, तो जो पुष्प होता है उसके अंदर कितने बच्चों? पुष्प के अंदर 4 चक्र होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, चक्र, पुमंग और जायांग। ठीक है ना, तो अब ये जो 4 चक्र हैं इनको हम डायग्राम में देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या है? ये पुष्प का डायग्राम है। ठीक है, इसमें क्या क्या दिखाया गया है देखो। जो पहला चक्र है वो क्या है? बाह्य दलपुंज। ठीक है, तो बच्चों ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये है बाह्य दलपुंज। ठीक है, ये संरचना क्या कहलाती है? ये कहलाती है बाह्य दलपुंज। ठीक है, ये बाह्य दल हो गए। ठीक है, अब आप ये जो देख रहे हैं ये क्या होता है? ये होता है दलपुंज। ठीक है, जो पुष्प का दूसरा चक्कर होता है वो क्या कहलाता है? दलपुंज कहलाता है। तो आपने ये जो देखा है ये क्या हो गया? दलपुंज हो गया। ठीक है, ये पूरा 2 की बात हमने कर ली है, बाह्य दल की। ये हो गया बाह्य दल और ये हो गया दलपुंज। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हैं ये है पुमंग। ठीक है, जो नर जननांग होता है पुष्प का वो क्या कहलाता है? पुमंग कहलाता है। ठीक है, तो ये सारे जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाली जो संरचनाएं आप देख रहे हैं ये सारे क्या हैं? पुमंग है। ठीक है, ये सारे मिलके पुमंग कहलाते हैं। और इसका जो एक सदस्य है, जैसे अगर इस अकेले की हम बात करें तो ये एक अकेला क्या कहलाता है? ये एक अकेला पुंकेसर कहलाता है। ठीक है, ये सारी जो संरचनाएं आपको दिख रही हैं इस वाली, ये सारी क्या कहलाती हैं? ये पुमंग कहलाती हैं। और इनका एक सदस्य, इनमें अगर किसी भी एक की बात करें, जैसे इस एक की बात कर ली, तो ये क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। ठीक है, तो पुमंग का एक सदस्य है वो क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो
है, ये ऊपर का हिस्सा है, ये क्या कहलाता है? प्राकोष कहलाता है। ठीक है, पुकेशर के ऊपर का जो हिस्सा होता है, ठीक है, ये क्या कहलाता है? प्राकोष कहलाता है। और नीचे ये जो है, नीचे ये कहलाता है तंतु। ठीक है, मतलब ये नीचे का जो हिस्सा है, ठीक है, आप इसको देखो, ये जो हिस्सा है ये कहलाता है तंतु। क्या कहलाता है? तंतु। ठीक है, और ये जो ऊपर का हिस्सा है ये कहलाता है क्या बच्चों? प्राकोष कहलाता है। ठीक है, ये द्विपालित संरचना होती है। जो प्राकोष होता है वो क्या होता है? द्विपालित संरचना होती है। और बच्चों ये जो प्राकोष है इसी के अंदर क्या बनते हैं? प्राकोष के अंदर ही प्राकण बनते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं किसकी? हमने किसकी? पुमंग की बात कर ली है। अब आता है जो पुष्प का चौथा चक्र है, कौन सा? जायांग। ठीक है, तो बच्चों ये जो संरचना आप देख रहे हो ये कहलाती है जायांग। ठीक है, ये पुष्प का क्या होता है? ये पुष्प का मादा जन्नांग होता है। ठीक है, जो जायांग होते हैं वो क्या होता है? पुष्प का मादा जन्नांग होता है। ठीक है बच्चों, तो मादा जन्नांग जो होता है वो क्या होता है बच्चों? मादा जन्नांग है वो 3 भागों में बटा होता है। जो ये नीचे का भाग होता है वो कहलाता है अंडाशय। ठीक है, और ये जो बीच का भाग होता है ये कहलाता है वर्तिका। और सबसे ऊपर का जो जायांग होती है उसके सबसे ऊपर का भाग होता है वो कहलाता है वर्तिकाग्र। ठीक है, तो इस पुष्प में हमने क्या देखा? पुष्प में हमने चारों चक्कर देख लिए हैं, बाह्य दलपुंज देख लिया है। ठीक है, और ये दलपुंज देख लिया है। उसके बाद में हमने पुमंग की बात कर ली है और फिर हमने जायांग की बात करी है। ठीक है बच्चों, तो जो पुमंग होता है वो क्या होता है? वो पुष्प का नर जन्नांग होता है। और जो जायांग होता है वो पुष्प का क्या होता है? मादा जन्नांग होता है। ठीक है, तो जो पुमंग और जायांग है ये दोनों ही आवश्यक चक्र होते हैं पुष्प के। क्यों? क्योंकि ये लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो चक्र पुमंग और जायांग दोनों आवश्यक चक्र होते हैं क्योंकि ये लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने पुष्प के 4 चक्र की बात करी है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, जायांग और पुमंग। ठीक है, और उसके बाद में हमने बात करी कि जो पुमंग और जायांग है वो दोनों ही पुष्प के क्या होते हैं? आवश्यक चक्र होते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों है ये क्या करते हैं? ये लैंगिक जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है बच्चों, फिर देखो निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं, कि निषेचन से पूर्व कौन कौन सी घटनाएं होती हैं और कौन कौन सी संरचनाएं बनती है। ठीक है, तो पौधों में पुष्प लगने से पूर्व क्या होते हैं? कुछ हार्मोनल और संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। ठीक है बच्चों, जब पौधे होते हैं उनमें पुष्प लगता है, पुष्प लगने से पहले क्या होते हैं? पौधों में पुष्प लगने से पहले कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं और कुछ संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या बनता है? जिसके कारण पुष्पी आदक बनती है। ठीक है, और ये जो पुष्पी आदक है यही आगे चलकर क्या बनाती है? पुष्प की कलिका बनाती है बच्चों। ठीक है, और जो पुष्प कलिका है वो विकसित होकर क्या बनाएगी? पुष्प कलिका विकसित होकर पुष्प का निर्माण करेगी। ठीक है, तो देखो जो पौधे होते हैं, ठीक है ना, उनके जो पुष्प लगने से पूर्व क्या होते हैं? उनमें हार्मोनल व संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके कारण ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है ना, पौधे के अंदर ये जो हार्मोनल और संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं इसके कारण क्या बनता है? इसके कारण पुष्पी आदक बनती है। ठीक है ना, और ये जो पुष्पी आदक बनकर क्या करती है? इसमें पुष्प की कलिका बनती है। ठीक है, पुष्पी आदक बनता है, फिर उसमें क्या बनती है? उसके अंदर पुष्प की कलिका बनती है तथा बाद में यही पुष्प में विकसित हो जाती है। मतलब कि ये जो कलिका है यही बाद में विकसित होकर क्या किस में बच्चों? ये बाद में विकसित होकर पुष्प में बदल जाती है। ठीक है, फिर देखो पुष्प में पुमंग नरजन्नांग तथा जायांग है वो मादा जनन अंग होती है। ठीक है ना, जो पुष्प का कौन सा हमने तीसरा चक्कर पढ़ा था ना? पुमंग। ठीक है ना, जो पुमंग होता है वो तो क्या होता है? पुष्प का पुमंग होता है वो नरजन्नांग होता है। और जो जायांग होती है वो क्या होती है? वो पुष्प का मादा जन्नांग होता है या फिर मादा जनन अंग होती है। ठीक है बच्चों, फिर देखो पुकेशर, लघु बीजाणुधानी तथा प्राक्कण। ठीक है, पुकेशर क्या होता है? अभी हमने जिस पुमंग की बात करी है, ठीक है ना, हमने देखा था डायग्राम में पुमंग। ठीक है ना, तो पुमंग होता है जो नर जन्नांग होता है उसका एक सदस्य है वो क्या कहलाता है? वो पुकेशर कहलाता है। ठीक है, जो पुमंग होता है उसका जो पुमंग नर जन्नांग होता है उसका एक सदस्य क्या कहलाता है? पुकेशर कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों देखो इस संरचना में क्या दिखाया गया है? इसमें पुकेशर को दिखाया गया है। ठीक है, अब ये जो ऊपर का हिस्सा है ये जो आप देख रहे हैं ये क्या कहलाता है? प्राकोष कहलाता है। यानी कि जो पुकेशर है वो 2 भागों में बटा होता है। ये जो ऊपर का हिस्सा है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्राकोष। ठीक है बच्चों, और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है तंतु।
या फिर डंठल। ठीक है ना। तो क्या हो गया, क्या पढ़ा हमने, जो पुकेशर होता है वो क्या होता है, दो भागों में बटा होता है। जो ऊपर का द्विपालित भाग होता है वो क्या कहलाता है, वो परागकोश कहलाता है। ठीक है। और ये जो परागकोश है ना बच्चों, इसी के अंदर परागकण बनते हैं। ठीक है ना। अब ये जो नीचे का हिस्सा आप देख रहे हैं ये क्या कहलाता है, ये तंतु या डंठल कहलाता है। ठीक है बच्चों। अब देखो इसके अंदर ये क्या है, ये परागकोश को दिखाया गया है। ठीक है। और ये जो परागकोश है इसके अंदर क्या है, परागकण है। देखो ये ठसाठस भरे हुए हैं, क्या, परागकण। तो जो परागकोश होते हैं उसके अंदर क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखो देखिए कि पुकेशर दो भागों में विभक्त रहता है। ठीक है, हमने डायग्राम में देख लिया है इसको। जो पुकेशर है वो दो भाग होते हैं, जो लंबा और पतला भाग होता है वो क्या कहलाता है, डंठल या तंतु या फिलामेंट कहलाता है। ठीक है ना। तो जो पुकेशर का लंबा और पतला भाग होता है वो तंतु कहलाता है या फिलामेंट कहलाता है। ठीक है। और जो अंतिम सिरा होता है वो क्या होता है, द्विपालिक संरचना होती है। ठीक है। और वो क्या कहलाता है, वो परागकोश कहलाता है। ठीक है। अब देखो बच्चों, तंतु का समीपस्थ छोर है वो पुष्प के पुष्पाशन या पुष्पदल से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है ना। जो तंतु होता है उसका समीपस्थ छोर होता है वो पुष्प के किससे, पुष्प के पुष्पासन या फिर पुष्पदल से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है बच्चों। फिर देखो पुकेशरों की संख्या एवं लंबाई विभिन्न प्रजातियों के पुष्पों में भिन्न भिन्न होती है। मतलब कि ये जो पुकेशर होते हैं इनकी जो लंबाई है और इनकी जो संख्या है वो विभिन्न प्रजातियों में, यानी कि अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग होती है। किसी में कितनी होती है, किसी में कितनी होती है। ठीक है। तो जो पुकेशर हैं उनकी लंबाई अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग होती है और उनकी संख्या भी अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग होती है। ठीक है बच्चों। फिर देखो आगे हम बात करते हैं, आवर्तबीजी परागकोश द्विपालित होते हैं। प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं। मतलब आवर्तबीजी का जो परागकोश होता है वो क्या होता है, द्विपालित होता है। ठीक है। और ये जो मतलब कि दो पालियां पाई जाती हैं परागकोश के अंदर। ठीक है। द्विपालित होता है। और ये जो पाली होती है ना वो प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं। ठीक है ना। मतलब कि दो पालियां पाई जाती हैं परागकोश के अंदर। ठीक है। और जो एक पाली है उसके अंदर कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, उसके अंदर दो कोष्ठ पाए जाते हैं। ठीक है। तो परागकोश एक चार दिशे या फिर चतुष्कोणीय संरचना हो जाती है, संरचना होती है जिसमें चार कोनों पर लघु बीजाणुधानी समाहित होती है जो प्रत्येक पाली में दो होती है। ठीक है बच्चों। क्या पढ़ा इसमें, परागकोश है वो द्विपालित होता है, मतलब उसके अंदर दो पाली होती है। ठीक है। और जो प्रत्येक पाली होती है उसके अंदर कितने कोष्ठ होते हैं, उसके अंदर दो कोष्ठ होते हैं। ठीक है बच्चों। फिर परागकोश है वो क्या हो गया, वो चतुष्कोणीय संरचना हो गई। ठीक है ना। और इसके अंदर चार कोनों पर क्या स्थित होती है, चारों कोनों पर लघु बीजाणुधानी स्थित होती है। ठीक है। जो कि क्या होती है, प्रत्येक पाली में दो होती हैं। ठीक है बच्चों। दो पालियां होती हैं परागकोश के अंदर। ठीक है। और एक पाली के अंदर क्या होती है, एक पाली के अंदर दो लघु बीजाणुधानी होती है। ठीक है। फिर देखो यह लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर परागपुटी या पोलन सेक्स बन जाती है। ठीक है। अब ये जो लघु बीजाणुधानी होती है यही आगे विकसित होकर किसका निर्माण कर लेती है, यही आगे चलकर विकसित होकर परागपुटी का निर्माण कर लेती है। ठीक है बच्चों। और यह अनुलंबवत एक परागकोश की लंबाई तक विस्तारित होते हैं और परागकणों से ठसाठस भरे होते हैं। ठीक है ना। जो परागकोश है अभी हमने डायग्राम में देखा था, जो परागकोश है वो क्या, परागकोश है वो परागकणों से ठसाठस भरे हुए रहते हैं। ठीक है बच्चों। फिर देखो लघु बीजाणुधानी की संरचना। ठीक है। अभी हमने पुकेशर देख लिया है, अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम लघु बीजाणुधानी की संरचना पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों। जो लघु बीजाणुधानी होती है ना बच्चों, ये क्या होती है, ये गोलाई में गोल दिखती है। ठीक है ना। तो जो लघु बीजाणुधानी होती है इसको बाहर से जब देखते हैं तो ये गोल होती है। ठीक है। और इसके अंदर चार भित्ति परतें पाई जाती हैं। जो लघु बीजाणुधानी होती है उसके अंदर चार भित्ति परतें पाई जाती हैं। ठीक है। जो सबसे ऊपर की जो भित्ति परत होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है बाह्य त्वचा। ठीक है। फिर उसके बाद में आती है क्या, अंतस्थीशियम, और उसके अंदर आती है फिर मध्य की परतें। ठीक है। मध्य की परतों के बाद में आता है टेपिटम। ठीक है। तो जो लघु बीजाणुधानी की संरचना होती है, जो बाह्य रूपरेखा होती है वो क्या होती है, गोलाई में होती है। बाहर से देखने पर लघु बीजाणुधानी कैसी दिखती है, गोल दिखती है। ठीक है। और इसमें चार प्रकार की भित्ति परतें पाई जाती हैं। जो लघु बीजाणुधानी है उसके अंदर चार भित्ति परतें, चार प्रकार की भित्ति परतें पाई जाती हैं। जो पहली होती है वो क्या कहलाती है, बाह्य त्वचा कहलाती है। ठीक है। और जो दूसरी होती है, मतलब बाह्य त्वचा के अंदर की तरफ जो होती है वो क्या कहलाती है, अंतस्थीशियम कहलाती है। ठीक है। और उसके अंदर की तरफ आती है मध्य की परतें। ठीक है। और सबसे अंदर की तरफ आती है कौन सी परत है, कौन सी भित्ति परत बच्चों, टेपिटम। ठीक है। अब देखो ये जो तीन परतें होती हैं
ये क्या करती है, इन 3 परतों का काम होता है, ये जो लघु बीजाणुधानी है ना बच्चों, इसको सुरक्षा प्रदान करने का काम होता है। मतलब कि जो बाह्य त्वचा होती है, अंतस्थीशियम होती है और जो मध्य की परतें होती हैं, इनका काम क्या होता है, ये लघु बीजाणुधानी को सुरक्षा प्रदान करती हैं, ठीक है। और ये जो टेपिटम होता है, ठीक है ना, ये जो टेपिटम परत होती है, ये क्या करती है, टेपिटम परत होती है, ये पोषण का काम करती है, ठीक है बच्चों। तो देखो डायग्राम में देखते हैं, तो सबसे बाहर की जो परत होती है, जैसे ये सबसे बाहर की परत है, सबसे बाहर की परत क्या कहलाती है, सबसे बाहर की परत है वो बाह्य त्वचा कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, बाह्य त्वचा कहलाती है, ठीक है। तो ये सबसे बाहर की परत हो गई, ये क्या कहलाएगी, बाह्य त्वचा कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर जो बाह्य त्वचा है, ठीक है, जैसे ये बाह्य त्वचा हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर वाली परत, ये वाली जो परत है, ये परत क्या कहलाएगी, अंतस्थीशियम, ठीक है। अब उसके अंदर की तरफ क्या है, उसके अंदर की तरफ है ये वाली जो परतें हैं, ये परतें क्या कहलाती हैं, मध्य की परतें, ठीक है। ये मध्य की परतें हो गई। उसके बाद में सबसे अंदर की तरफ जो परत होती है वो क्या कहलाती है, वो टेपिटम कहलाती है, ठीक है बच्चों। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि लघु बीजाणुधानी होती है, उसकी जो बाह्य रूपरेखा होती है वो गोल होती है और इसके अंदर 4 भित्ति परतें पाई जाती हैं, 4 प्रकार की भित्ति परतें पाई जाती हैं, जो क्या होती है, बाह्य त्वचा, अंतस्थीशियम, मध्य की परतें और क्या, टेपिटम, ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं, बाह्य त्वचा, अंतस्थीशियम व मध्य परत ये क्या करती हैं, ये मिलकर लघु बीजाणुधानी को सुरक्षा प्रदान करती हैं। साथ ही ये तीनों परतें स्फुटन में सहायक होती हैं। क्या पढ़ा है बच्चों, जो बाह्य त्वचा और अंतस्थीशियम और जो मध्य की परत है, ये मिलकर किसका निर्माण करती है, ये मिलकर ये लघु बीजाणुधानी को सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये तीनों मिलकर लघु बीजाणुधानी को सुरक्षा प्रदान करती हैं। और ये क्या, स्फुटन में, स्फुटन क्या होता है, जैसे प्राकोष फटता है ना, ठीक है ना, वो फटेगा, उससे क्या बाहर निकलेंगे, उसके अंदर से प्राक्कण बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो ये फट के क्या होगा, जो स्फुटन होगा, ठीक है ना, स्फुटन होगा जिससे प्राक्कण मुक्त होंगे, ठीक है, उसमें भी ये क्या होती है, सहायक होती है, ठीक है। तो बाह्य त्वचा, अंतस्थीशियम और मध्य की परतें हैं वो लघु बीजाणुधानी को सुरक्षा प्रदान करती हैं और स्फुटन में भी सहायक होते हैं, ठीक है। अब जो टेपिटम होता है, टेपिटम विकसित प्राक्कणों को पोषण प्रदान करती है, ठीक है। क्या हो गया, ये जो टेपिटम की परत होती है, ये जो विकसित हो रहे क्या है, प्राक्कण है, उनको क्या करती है, उनको पोषण प्रदान करने का काम करती है, ठीक है बच्चों। फिर देखो, जो टेपिटम की कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर संघन जीव द्रव्य होता है, ठीक है। ये जो टेपिटम की कोशिकाएं होती हैं वो संघन जीव द्रव्य से भरी हुई होती हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है, एक से अधिक क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं। जो टेपिटम की कोशिकाएं होती हैं वो एक तो उनमें संघन जीव द्रव्य होता है, ठीक है, और उनमें एक से अधिक क्या पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। डायग्राम देखते हैं। तो देखो बच्चों, अभी हमने बात करी थी, देखो ये सबसे बाहर की परत, ये क्या हो गई, बाह्य त्वचा, ठीक है। सबसे बाहर वाली परत क्या हो गई, बाह्य त्वचा, ठीक है। इसके अंदर की तरफ कौन सी परत हो गई बच्चों, अंतस्थीशियम, ठीक है ना, 4 परतें थी ना लघु बीजाणुधानी में, ठीक है। और ये अंदर की तरफ आप देख रहे हैं, ये क्या हो गई, मध्य की परतें हो गई, ठीक है। और ये जो है, ये कौन सी हो गई, टेपिटम, ठीक है ना। तो इनमें हमने क्या पढ़ा, इनमें हमने पढ़ा कि जो बाह्य त्वचा होती है और जो अंतस्थीशियम होती है और मध्य की परतें होती हैं, ये तीनों मिलकर तो लघु बीजाणुधानी को सुरक्षा प्रदान करती हैं। और जो टेपिटम की परत होती है वो क्या, वो प्राक्कण को पोषण प्रदान करती है, ठीक है। फिर आगे देखो, जब एक प्राकोष अपरिपक्व होता है, ठीक है, जब प्राकोष अपरिपक्व होता है तब घने सुशहबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह, जिसे बीजाणुजन उत्तक कहते हैं, ठीक है ना। जब प्राकोष अपरिपक्व होता है, ठीक है, तो उसके अंदर सजातीय कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे बीजाणुजन उत्तक कहते हैं, ठीक है। और लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित होते हैं। ये जो लघु बीजाणु उत्तक होते हैं, ये बच्चों लघु बीजाणुधानी के किसमें, केंद्रक में स्थित होते हैं, ठीक है ना। जो केंद्र की जो संरचना होती है उसके अंदर स्थित होते हैं, ठीक है। तो देखो डायग्राम में, अब हमने इन परतों की तो बात कर ली थी पिछले डायग्राम में। अब ये क्या है, ये है बीजाणुजन उत्तक, ठीक है। तो सबसे केंद्र में कौन स्थित है बच्चों, बीजाणुजन उत्तक स्थित है। मतलब कि जो प्राकोष है वो अपरिपक्व है, तो उसके अंदर क्या है, अपरिपक्व, जब प्राकोष अपरिपक्व होता है तो उसमें सजातीय कोशिकाओं का क्या होता है, समूह होता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे बीजाणुजन उत्तक कहा जाता है, ठीक है। और ये जो बीजाणुजन उत्तक है, ये लघु बीजाणुधानी के किस में स्थित होते हैं, लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित होते हैं, ठीक है बच्चों। फिर देखो, लघु बीजाणु जनन
क्या होता है, ठीक है, ये पढ़ेंगे अब हम। तो देखो, जैसे जैसे प्राकोष विकसित होता है, बीजाणुजन ऊतकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय बनाती है। क्या पढ़ा हमने कि बच्चों जैसे जैसे प्राकोष क्या होगा, जैसे जैसे प्राकोष क्या होगा, विकसित होने लगेगा, तो जो बीजाणुजन ऊतक की कोशिकाएं हैं वो विभाजन करेंगी। कौन सा विभाजन करेंगी बच्चों? अर्धसूत्री विभाजन करेंगी, ठीक है। जो बीजाणुजनन ऊतक है उसकी कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करेंगी और किसका निर्माण करेंगी बच्चों? सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय का निर्माण करेंगी, ठीक है। तो जो बीजाणुजनन ऊतक है उसकी कोशिकाओं ने कौन सा विभाजन किया? अर्धसूत्री विभाजन किया और बनाया क्या बच्चों? सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय बना दिया, ठीक है। फिर देखो, बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुष्टय की वृद्धि करने में सक्षम होती है, ठीक है। ये जो बीजाणुजन ऊतक होते हैं इसकी जो प्रत्येक कोशिका है वो क्या बच्चों? एक लघु बीजाणु चतुष्टय की वृद्धि करने में क्या होती है? सक्षम होती है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है, ठीक है। जो प्रत्येक कोशिका होती है वो क्या होती है? सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है, ठीक है। और ये जो पराग मात्र कोशिका है ये क्या करती है? ये अर्धसूत्री विभाजन करती है और लघु बीजाणु का निर्माण करती है, और ये जो प्रक्रिया है यही क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन कहलाती है। मतलब क्या? पराग मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बनाती है बच्चों? लघु बीजाणु बनाती है, और ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है, ठीक है। तो लघु बीजाणु जनन क्या हुआ? पराग मात्र कोशिका के द्वारा क्या बनता है? लघु बीजाणु का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन कहलाता है, ठीक है। तो पराग मात्र कोशिका क्या करेगी? पराग मात्र कोशिका पहले विभाजन करेगी। कौन सा विभाजन बच्चों? अर्धसूत्री विभाजन करेगी, ठीक है। और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बनाएगी? लघु बीजाणु का निर्माण करेगी, और ये जो प्रक्रिया है पराग मात्र कोशिका से लघु बीजाणु बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है बच्चों? वो लघु बीजाणु जनन कहलाता है, ठीक है। फिर देखो, लघु बीजाणु रचना के समय 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें लघु बीजाणु चतुष्टय या चतुष्क कहते हैं। मतलब लघु बीजाणु बन गए, ठीक है। अब ये जो लघु बीजाणु है ये रचना के समय 4 कोशिकाओं के समूह में क्या होते हैं? स्थित होते हैं, ठीक है। और इसी को क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु चतुष्टय या फिर लघु बीजाणु चतुष्क कहा जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि लघु बीजाणु रचना के समय क्या होते हैं? 4 कोशिकाओं के समूह में उपस्थित होते हैं या फिर व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को लघु बीजाणु चतुष्टय कहा जाता है, ठीक है बच्चों। फिर आगे देखते हैं, जैसे ही प्राकोष परिपक्व व स्फुटित होता है तब लघु बीजाणु एक दूसरे से विलग हो जाते हैं और प्राकणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। क्या बताया जा रहा है कि जो प्राकोष क्या होने लग जाएगा? परिपक्व होने लग जाएगा। जैसे ही प्राकोष परिपक्व होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा? फटेगा, स्फुटित होएगा, ठीक है। फटेगा तब क्या होगा? लघु बीजाणु एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। वो 4 कोशिकाओं में क्या रहते हैं? व्यवस्थित रहते हैं ना। तो जैसे ही प्राकोष क्या होगा? परिपक्व होगा और स्फुटित होने लगेगा, उस टाइम पे ये जो लघु बीजाणु हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ठीक है। और अलग होकर क्या बना? प्राकणों के रूप में विकसित हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर ये क्या हो जाएंगे? प्राकणों के रूप में विकसित हो जाएंगे। देखो डायग्राम में देखो क्या दिखाया गया है। इसके अंदर ये क्या है? ये वाली जो संरचना है ये क्या है बच्चों? ये है प्राकण, ठीक है। और ये जो प्राकण है ये क्या हो गया? स्फुटित हो गया, ठीक है, स्फुटित हो गया। और ये अब क्या निकलेंगे? यहाँ से बाहर निकलेंगे, मुक्त होंगे, ठीक है। फिर क्या बताया गया है बच्चों? देखो, प्रत्येक लघु बीजाणु धानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु और प्राकण निर्मित होते हैं। क्या बताया जा रहा है कि प्रत्येक लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या हजारों की संख्या में क्या बनते हैं बच्चों? प्राकण बनते हैं, ठीक है ना। कई हजार लघु बीजाणु या फिर प्राकण बनते हैं, और प्राकण जो प्राकोष के स्फुटन के साथ मुक्त हो जाते हैं, ठीक है ना। प्राकण है वो क्या हो जाते हैं? जैसे ही प्राकोष क्या होगा? स्फुटित होगा, फटेगा, तो उससे बाहर निकल जाते हैं या फिर मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि जब प्राकोष है वो परिपक्व होता है, ठीक है, और स्फुटित होता है, तो जो लघु बीजाणु हैं वो 4 कोशिकीय अवस्था में उपस्थित थे ना, वो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ठीक है। और क्या? प्राकण के रूप में विकसित हो जाएंगे, ठीक है। और ये प्राकण के रूप में विकसित हो जाएंगे। अब क्या होगा? जो लघु बीजाणु धानी है उसके अंदर क्या बन रहे हैं? कई हजार संख्या में लघु बीजाणु और प्राकण बनते हैं, ठीक है ना। फिर क्या होगा? ये प्राकण है ये क्या होंगे? प्राकोष जब क्या होगा? स्फुटित होगा, फटेगा, तो क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। फिर देखो प्राकण अंकुरित, अब हम पढ़ेंगे प्राकण के बारे में। अंकुरित होता हुआ प्राकण नर युग्मकोद्भिद के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो प्राकण है
वो अंकुरित होता हुआ जो परागकण है उसे क्या कहा जाता है, उसे मेल गेमेटोफाइट भी कह सकते हैं अपन, ठीक है ना। नर युग्मकोद्भिद भी कहा जा सकता है। और युग्मकोद्भिद वह संरचना होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है या फिर युग्मकों का विकास होता है, ठीक है बच्चों। तो जो परागकण है, अंकुरित होता हुआ जो परागकण है वो क्या कहलाता है, वो नर युग्मकोद्भिद कहलाता है या फिर मेल गेमेटोफाइट कहलाता है, ठीक है। और ये जो युग्मकोद्भिद होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, युग्मकोद्भिद के अंदर या तो युग्मकों का निर्माण होता है या फिर युग्मकों का क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। तो यही हमने पढ़ा है कि अंकुरित होता हुआ परागकण है वो नर युग्मकोद्भिद कहलाता है, ठीक है। और ये जो युग्मकोद्भिद वह संरचना होती है जिसके अंदर युग्मकों का निर्माण होता है या फिर युग्मकों का विकास होता है, ठीक है बच्चों। फिर देखो, ये परागकण विभिन्न प्रकार की जातियों प्रजातियों में विभिन्न प्रकार के होते हैं। मतलब जो परागकण होते हैं ये भिन्न भिन्न जातियों में, अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है बच्चों। अब जो परागकण विशेषज्ञ होते हैं वो इन परागकणों को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अध्ययन करके ये बता सकते हैं कि ये वाला जो परागकण है ये इस प्रजाति का है, ठीक है। तो जो परागकण विशेषज्ञ होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अध्ययन करके ये बता देते हैं कि ये जो परागकण है वो क्या होते हैं, कौन सी प्रजाति का है, कौन सी प्रजाति का है, ठीक है। फिर देखो, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म परागकण विशेषज्ञ इन परागकणों को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अध्ययन करके यह पता लगा सकते हैं कि अमुक परागकण किस जाति या प्रजाति का है, ठीक है। फिर इन परागकणों का आकार लगभग कितना बच्चों, 25 से 50 माइक्रोमीटर की प्रास का होता है, ठीक है। जो परागकण होते हैं देखो कितना छोटा होता है, जो परागकण होते हैं इनका आकार 25 से 50 माइक्रोमीटर की प्रास का ही होता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, जो परागकण होते हैं वो भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये आप डायग्राम से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो परागकण विशेषज्ञ होता है वो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अध्ययन करके ये पता लगा सकता है कि ये वाला जो परागकण है ये कौन सी प्रजाति का है, ठीक है। फिर देखो, इसके लिए वे परागकणों को बाह्य सतह का अध्ययन करते हैं, ठीक है। जो परागकण विशेषज्ञ होते हैं वो उनको कैसे पता लगता है, वो जो परागकण है उसकी बाह्य सतह का अध्ययन करते हैं, ठीक है। जो किसकी बनी होती है बच्चों, जो स्पोरोपोलिनिन, ठीक है ना, नामक पदार्थ के विशेष प्रकार के जमाव से बनती है, ठीक है। जो परागकण होता है उसकी जो बाह्य परत होती है वो किसके जमाव से बनती है, वो स्पोरोपोलिनिन के जमाव से बनती है, ठीक है बच्चों। और ये जो स्पोरोपोलिनिन है ना बच्चों, इसमें पूरी प्रकृति में अब तक ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं मिला है जो स्पोरोपोलिनिन को क्या कर सके, स्पोरोपोलिनिन का पाचन कर सके, ठीक है। फिर देखो, परागकण दो परतों से घिरा हुआ रहता है। जो परागकण होता है वो कितनी परतों से बच्चों, दो परतों से। जो बाहर की परत होती है वो बाह्य चोल कहलाती है और जो परागकण के अंदर की जो परत होती है वो क्या कहलाती है, वो अंतःचोल कहलाती है, ठीक है। तो देखो, बाहर से अंदर की ओर क्रम से जो बाहरी परत होती है वो बाह्य चोल, ठीक है, और जो अंदर की परत होती है वो क्या कहलाती है, अंतःचोल कहलाती है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं बाह्य चोल की, ठीक है। तो बाह्य चोल में जनन छिद्र, ठीक है, उपस्थित होते हैं और इनकी संख्या एवं आकृति अलग अलग पादपों में अलग अलग हो सकती है, ठीक है। जो बाह्य चोल होती है, ठीक है ना बच्चों, इसके अंदर क्या होते हैं, जनन छिद्र होते हैं, ठीक है। और क्या ये जो जनन छिद्र होते हैं इनकी संख्या, इसमें क्या बताया जा रहा है कि अलग अलग पादपों में क्या होती है, अलग अलग होती है। डायग्राम देखते हैं, तो ये किसका डायग्राम है, परागकण का, जिसमें दोनों परतें दिखाई गई हैं, ठीक है ना। जो बाह्य चोल है वो दिखाया गया है और क्या दिखाया गया है, अंतःचोल और जनन छिद्र। देखो, ये जो बाहर की परत है ये क्या हो गई, बाह्य चोल हो गई, ठीक है। और जो परागकण के अंदर की परत हो गई वो क्या कहलाती है, अंतःचोल कहलाती है, ठीक है। अब ये जो बाह्य चोल है इसके ऊपर क्या स्थित होते हैं बच्चों, जनन छिद्र उपस्थित होते हैं। और ये जो जनन छिद्र है इनकी संख्या अलग अलग जातियों में, अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग होती है, ठीक है। फिर आगे देखो, यह परत स्पोरोपोलिनिन, देखो जो परागकण होता है उसकी जो बाह्य परत होती है वो किसकी बनी हुई होती है बच्चों, स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई होती है, ठीक है। और ये जो परत है वास्तव में क्या होती है, एक सुरक्षात्मक आवरण होता है, ठीक है ना। ये जो जो बाह्य चोल परत होती है किसकी, परागकण की, ये क्या होती है, एक सुरक्षात्मक आवरण होती है। क्यों, क्योंकि ये किसकी बनी हुई होती है, ये स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, ठीक है। जो परागकणों को क्या प्रदान करती है, जो परागकणों को कठोरता और उच्च ताप और अम्ल आदि के प्रति
प्रति प्रतिरोधकता प्रदान करती है। ठीक है, देख रहे हो कितना महत्वपूर्ण काम है इसका, कि ये जो बाह्य चोल होता है, ठीक है ना, ये किसका बना होता है, पराकण का बाह्य चोल है वो किसका बना होता है, स्पोरोपोलिन का बना होता है। ठीक है, और ये जो परत होती है ये क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है किसको, पराकण को, और क्या कठोरता प्रदान करती है, और क्या करती है बच्चों, उच्च ताप और अम्ल के प्रति क्या प्रदान करती है, प्रतिरोधकता प्रदान करती है। ठीक है बच्चों, फिर देखो प्रकृति में ऐसा कोई भी एंजाइम ज्ञात नहीं है जो स्पोरोपोलिनिन का पाचन कर सके। ठीक है, ये जो स्पोरोपोलिनिन है इसका पाचन करने के लिए अभी तक प्रकृति में कोई भी एंजाइम नहीं मिला है। ठीक है बच्चों, फिर देखो बात आती है अंतःचोल की। ठीक है ना, तो जो बच्चों अंतःचोल होती है ये क्या होती है, ये पराकण की क्या होती है, अंदर वाली परत होती है, बाहर वाली परत बाह्य चोल, अंदर वाली जो परत है वो क्या होगी, अंतःचोल। ठीक है, अब ये जो अंतःचोल होता है ये बना किसका होता है बच्चों, ये बना होता है सेलुलोज और पैक्टिन का। ठीक है, जो पराकण का अंतःचोल होता है, जो अंदर वाली परत होती है वो किसकी बनी हुई होती है, वो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। ठीक है बच्चों, और क्या ये अब बात करते हैं कि पराकणों के परिपक्व होने पर समसूत्री विभाजन के द्वारा कायिक कोशिका और जनन कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ा है बच्चों कि ये जो पराकण है परिपक्व होने लगेंगे। ठीक है, तो इनमें क्या होगा, इनमें होगा विभाजन, और कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, जिससे क्या बनेंगी, जिसके द्वारा कायिक कोशिका का निर्माण होगा और किसका बच्चों, जनन कोशिका का निर्माण होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो पराकण है उसकी परतों के बारे में हमने पढ़ा। पराकण की जो बाह्य चोल होता है, जो बाह्य परत होती है वो बाह्य चोल कहलाती है, जो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, और जो अंतःचोल है वो किसका बना होता है, सेलुलोज और पैक्टिन का। ठीक है, जैसे ही क्या होगा, पराकण परिपक्व होगा तो क्या होगा, इसमें समसूत्री विभाजन होगा और दो कोशिकाएं बनेंगी, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। डायग्राम में देखते हैं, तो देखो बच्चों, इस कोशिका में, इसमें क्या दिखाया गया है, ये हो गई कायिक कोशिका। ठीक है, ये क्या हो गई, कायिक कोशिका हो गई, और ये क्या हो गई, ये हो गई प्रजननी कोशिका या जनन कोशिका। ठीक है बच्चों, अब देखो जो कायिक कोशिका है उसमें भी एक केंद्रक है, जो जनन कोशिका है उसके अंदर भी एक केंद्रक है। ठीक है ना, तो जो प्राकोश है वो क्या होगा, जब विकसित होगा, परिपक्व होगा, तो क्या होगा, उसमें समसूत्री विभाजन होगा और कायिक कोशिका और जनन कोशिका का निर्माण होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, कायिक कोशिका की। तो देखो बच्चों, कायिक कोशिका है उसमें केंद्रक होता है कितना, एक। ठीक है ना, तो यह एक केंद्रकीय होती है, तुलनात्मक रूप से बड़ी। तुलनात्मक रूप से बड़ी का क्या मतलब हुआ, किसकी तुलना की बात की जा रही है, जो कायिक कोशिका है उसकी तुलना हो रही है जनन कोशिका से। ठीक है ना, तो यह एक केंद्रकीय होती है और तुलनात्मक रूप से बड़ी होती है, मतलब जो कायिक कोशिका होती है वो जनन कोशिका की तुलना में क्या होती है, बड़ी होती है। अभी डायग्राम में भी देखा था अपन ने, है ना, और इसका जीव द्रव्य होता है वो संघन होता है और इसमें अधिक मात्रा में खाद्य सामग्री संचित रहती है। मतलब जो कायिक कोशिका होती है वो एक केंद्र की होती है, जनन कोशिका की तुलना में बड़ी होती है, और इसका जो जीव द्रव्य है वो भी क्या होता है, संघन होता है, किसकी तुलना में, जनन कोशिका की तुलना में। ठीक है, और इसके अंदर अधिक मात्रा में क्या संचित होती है बच्चों, खाद्य सामग्री संचित रहती है। ठीक है, अब बात आती है किसकी, जनन कोशिका की। तो देखो यह एक केंद्र की होती है, मतलब जनन कोशिका में भी कितना केंद्रक, एक केंद्रक होता है। ठीक है, इसमें जीव द्रव्य तुलनात्मक रूप से कम संघन, तुलनात्मक रूप से किसकी तुलना में, कायिक कोशिका की तुलना में क्या होता है, कम संघन होता है एवं छोटे आकार की कोशिका होती है। ठीक है, तो दोनों का हमने पढ़ लिया है कि कायिक कोशिका और जनन कोशिका दोनों के अंदर एक केंद्रक होता है। जो कायिक कोशिका होती है वो बड़ी होती है, जनन कोशिका है वो कायिक कोशिका की तुलना में क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, और जो कायिक कोशिका होता है उसका जीव द्रव्य होता है वो संघन होता है, और जो जनन कोशिका है उसका जीव द्रव्य भी संघन होता है, लेकिन कायिक कोशिका की तुलना में कम संघन होता है। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखो, अधिकतर आवर्तबीजी पादपों में यानी कि 60% आवर्तबीजी पादपों में दो कोशिकीय अवस्था में प्राकोष से परागकणों का स्फुटन होता है। मतलब जो अधिकतर आवर्तबीजी पादप होते हैं, प्रकृति के 60% जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उनके अंदर क्या होता है बच्चों, जो कोशिकीय अवस्था होती है वो दो कोशिकीय अवस्था में प्राकोष से परागकण क्या होता है, स्फुटित होता है। जब परागकण है वो दो कोशिकीय अवस्था में होता है जो पराकोष से मुक्त हो जाता है। ठीक है, और बाकी के जो शेष 40% पादप होते हैं
उनमें जो प्राक्कण है वो 3 कोशिकीय अवस्था में स्फुटित होते हैं, क्योंकि इनमें जनन कोशिका परागण से पहले ही समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 नर युग्मकों का निर्माण कर लेती है। ठीक है, तो बाकी के जो 40% पादप होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो प्राक्कण है वो 3 कोशिकीय अवस्था में रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो जनन कोशिका होती है वो परागण से पहले ही क्या कर लेती है, समसूत्री विभाजन कर लेती है, जिससे क्या बन जाते हैं, 2 नर युग्मक और बन जाते हैं। ठीक है, तो अधिकतर यानी कि 60% आवर्तबीजी पादप होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर 2 कोशिकीय अवस्था में ही परागकण है वो परागकोश से मुक्त हो जाता है। ठीक है, बाकी के 40% में क्या होता है, बाकी के 40% में 3 कोशिकीय अवस्था में परागकण है वो परागकोश से मुक्त होता है। क्यों? क्योंकि जो जनन कोशिका होती है वो परागण से पहले ही क्या कर लेती है, समसूत्री विभाजन कर लेती है, जिससे क्या बन जाते हैं, 2 नर युग्मक बन जाते हैं इस कारण। ठीक है, फिर देखो कुछ मनुष्यों में परागकणों से एलर्जी जैसी समस्या भी देखी जाती है। मतलब ये जो परागकण होते हैं ये कुछ मनुष्यों में क्या पैदा कर देते हैं, एलर्जी की समस्या पैदा कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनमें परागकणों के द्वारा एलर्जी हो जाती है, जिससे क्या होता है, श्वसन मार्ग प्रभावित हो जाता है। ठीक है बच्चों, फिर देखो यह माना जाता है कि इनके सेवन से कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। इस कारण परागकणों को सिरप एवं गोलियों के रूप में भी बेचा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो परागकणों के सेवन से क्या, परागकणों के सेवन से कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है ना, परागकणों के सेवन से कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, इस कारण से परागकणों को किसमें, सिरप और गोलियों के रूप में भी बेचा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा कि जो परागकण है वो एक तो मनुष्य में एलर्जी पैदा करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, जिससे उनका श्वसन मार्ग प्रभावित होता है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि जो परागकण होते हैं वो क्या होते हैं, वो कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं। ठीक है, इसलिए परागकणों को सिरप और गोलियों के रूप में भी बेचा जाता है। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखो परागकणों की जीवन क्षमता। ठीक है ना, परागकण है उनकी जीवन क्षमता कितनी होती है, मतलब कि परागकण है वो कितने टाइम तक सक्रिय रहते हैं। ठीक है, तो देखो परागण वह प्रक्रिया है जिसमें परागकण परागकोश से मुक्त होकर स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ठीक है, परागण तो हमने बहुत बार पढ़ लिया। परागण क्या होता है, परागण वो प्रक्रिया होती है जिसमें क्या परागकण है वो कहाँ पहुंचते हैं, दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ठीक है बच्चों, फिर देखो परागकणों की जीवन क्षमता को समय के संदर्भ में देखा जाता है। ठीक है, कितने समय तक वो क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, उसके संदर्भ में देखा जाता है। स्फुटन के पश्चात मुक्त हुए परागकण कितने समय तक निषेचन सक्षम बने रहते हैं, और यह क्षमता आंतरिक एवं बाह्य कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, स्फुटन के पश्चात जैसे ही परागकोश का स्फुटन हुआ उससे क्या बाहर निकले, परागकण बाहर निकले। ठीक है ना, तो स्फुटन के पश्चात मुक्त हुए परागकण है वो कितने समय तक क्या निषेचन सक्षम बने हुए हैं। ठीक है ना, यही क्या होती है, यही परागकण की जीवन क्षमता होती है। ठीक है, और ये जो क्षमता है, ठीक है ना, ये क्षमता है ये आंतरिक और बाह्य कारकों पर निर्भर करती है। परागकण की ये जो क्षमता है, ठीक है ना, ये किस पर निर्भर करती है, आंतरिक और बाह्य कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है बच्चों, फिर देखो यह आंतरिक कारक स्वयं पादप की प्रजाति है, वहीं दूसरी ओर बाह्य कारकों में तापमान एवं आर्द्रता महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है ना, अब ये जो आंतरिक और बाह्य कारक है, ठीक है ना, अभी जिनकी हमने बात करी है उनमें बताया जा रहा है कि जो आंतरिक कारक है वो तो स्वयं पादप की प्रजाति ही होती है, और जो बाह्य कारक होते हैं वो क्या होते हैं, तापमान एवं आर्द्रता होते हैं। ठीक है, बाह्य कारक होते हैं तापमान और आर्द्रता। ठीक है, फिर जो परागकण की जीवन क्षमता को प्रभावित करते हैं। ठीक है ना, तापमान और आर्द्रता परागकण की जीवन क्षमता को प्रभावित करते हैं, और इनका जो आंतरिक कारक है जो परागकण की जीवन क्षमता को प्रभावित करता है वो क्या है, पादप की प्रजाति ही है। ठीक है ना, तो हमने किसकी बात कर ली, जो परागकण की जीवन क्षमता है उसको प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाह्य कारकों की बात कर ली। ठीक है बच्चों, फिर हम बात करते हैं कि यह क्षमता पोएसी कुल में 30 मिनट है, यानी कि जो परागकण है किसका, पोएसी कुल का जो परागकण है वो 30 मिनट तक ही क्या रहता है, निषेचन सक्षम रहता है। ठीक है, तो उसकी जीवन क्षमता कितनी हो गई, 30 मिनट की हो गई। पोएसी कुल में कौन आता है, धान और गेहूं आते हैं। ठीक है ना, जो धान और गेहूं के परागकण है वो क्या रहते हैं, 30 मिनट तक ही क्या रहते हैं बच्चों, निषेचन सक्षम रहते हैं। ठीक है ना, तो यह क्षमता पोएसी कुल में कितनी, 30 मिनट की होती है, और अन्य में कुछ महीनों तक होती है। कुछ अन्य पौधे भी होते हैं जिनमें जो परागकण है ये इसकी जीवन सक्षमता कितनी हो रहती है,
कुछ महीनों तक हो सकती है, ठीक है। फिर पोएसी कुल के उदाहरण है धान एवं गेहूं, जिनकी बात हमने कर ली है। धान और गेहूं है वो किसके उदाहरण है? पोएसी कुल के उदाहरण है। और इनके जो परागकण होते हैं उनकी जीवन क्षमता कितनी होती है? 30 मिनट की होती है, ठीक है बच्चों। फिर आगे देखो, जंतुओं के शुक्राणु द्रव्य या शुक्राणुओं को -196 डिग्री सेल्सियस पर द्रवित नाइट्रोजन में कई सालों तक संरक्षित करके रखा जा सकता है, ठीक है, तथा इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से भेजा जा सकता है, ठीक है। जो जंतुओं का शुक्राणु द्रव्य होता है या फिर जो शुक्राणु होते हैं उनको कितने डिग्री तापमान पर बच्चों? -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर द्रवित नाइट्रोजन में कई सालों तक संरक्षित रखा जाता है और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जाया जा सकता है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से जो परागकण होते हैं उनको भी कितने डिग्री तापमान पर बच्चों? -196 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित रखा जाता है, ठीक है। जिस प्रकार से शुक्राणुओं को -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर संरक्षित रखा जाता है, उसी प्रकार जो परागकण होते हैं उनको भी -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या रखा जाता है? संरक्षित रखा जाता है, ठीक है बच्चों। फिर देखो, पराग बैंक ठीक बीज बैंक की तरह स्रोत का कार्य करते हैं तथा इनका प्रयोग फसल प्रजनन कार्यक्रमों में किया जाता है, ठीक है। जो पराग बैंक होते हैं, ठीक है ना, वो बीज बैंक जिस प्रकार से होते हैं ना, बीज बैंक से अपन बीज लाते हैं फिर खेत में लाके उगाते हैं ना, उसी प्रकार से जो पराग बैंक होते हैं वो भी स्रोत का काम करते हैं, जिनका उपयोग कब? फसल प्रजनन कार्यों में किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने पुकेशर और क्या पुकेशर के बारे में पढ़ा, और क्या पढ़ा बच्चों? उसके बाद में हमने पढ़ा लघु बीजाणु धान्य के बारे में और लघु बीजाणु जनन क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद में हमने पढ़ा परागकण के बारे में, ठीक है बच्चों। तो आज की कक्षा यहीं तक, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।